हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोगों को शुरू करना है एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोगों को ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अगर दो इक्वेशन दिया हो। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमको दिया है तो हम कैसे उससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि उस ग्राफिकल मेथड से उस दोनों इक्वेशन में से एक्स और वाई का सॉल्यूशंस को कैसे निकालना है। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर ज़्यादा सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर कैसे कैसे उसको करके हमको सॉल्यूशन निकालना है, उस पर हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? ऑलरेडी हम उसको इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमारे दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए? हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ x एंड y एट विच बोथ इक्वेशन विल सेटिस्फाई। हम क्या बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो, दोनों इक्वेशन। अब यहाँ देखो दो, एक वर्ड है बोथ इक्वेशन, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होगा, एक होगा a1 b1 c1 और एक हो जाएगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन होगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी वैल्यू x की, ऐसी वैल्यू x की और ऐसी वैल्यू y की जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ही सेटिस्फाई करे। मतलब ये कि x और y की सिर्फ x की एक वैल्यू निकलेगी और y की एक वैल्यू निकलेगी। और कब कैसे निकलेगा? अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें 3 ग्राफ पढ़ा था, 3 तरह का ग्राफ हमारे पास पॉसिबिलिटी था कि कैसे कैसे ग्राफ हमारे पास बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो हमारे पास पहला कंडीशन क्या था कि अगर मान लो कि हमारे पास ये है हमारे पास ग्राफ पेपर। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ कैसा था कि अगर हमारे पास ऐसा कर रहे थे कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास? दूसरा कंडीशन था कि एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब पैरेलली था। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन ये था कि ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा था। अब देखो तीनों का अलग अलग कंडीशन है और तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो कब कैसा निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। मान लो कि अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, हमारे पास पैरेलल होगा तो कितने सॉल्यूशन निकलेगा, और हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइन होगा तो कितना हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, हमको इसके बारे में अभी डिस्कस करना है और इसी से रिलेटेड हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, चलो अब इस पर आगे। अगर मान लो कि हमारे पास 3 कंडीशन थे, कौन कौन से कंडीशन थे हमारे पास? कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं। व्हेन हमारे पास अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास दोनों का दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बनेगा हमारे पास। ठीक है, और इस पॉइंट पे कहीं क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये अगर लाइन 1 का ग्राफ है और ये लाइन 2 का ग्राफ है, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि जो क्या करे कि दोनों का दोनों जो लाइन का जो ग्राफ आ रहा है, जो लाइन आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जब दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास कौन सा लाइन आ जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हमारे पास देखो दोनों के पास इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एक किसी एक कॉमन पॉइंट पे। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको इसके लिए भी तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों में से मिला के कॉमन पॉइंट कितने हो रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। जब एक ही कॉमन पॉइंट है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं क्या, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन लिखो, यूनिक सॉल्यूशन लिखो, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा तो मतलब x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। मतलब सिर्फ x का एक आएगा 1 वैल्यू और y की 1 वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो
ये हमारे पास फर्स्ट के लिए है। फर्स्ट केस क्या, जब इंटरसेक्टिंग था। अब हम चलते हैं सेकंड वाले केस पे। तो सेकंड केस हमारे पास क्या कह रहा था कि व्हेन हमारे पास क्या है, बोथ लाइंस आर कॉन्साइडिंग। ठीक है, तो बोथ लाइंस आर कॉन्साइडिंग। तो कॉन्साइडिंग लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो देखो एक लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, सेम इसी पे एक दूसरी लाइन भी बन रही है हमारी। ठीक है, ये है हमारे पास लाइन 1 और ये हो जाएगा हमारे पास लाइन 2। ठीक है, अब देखो दोनों का दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये लाइन कौन सा है, कॉन्साइडिंग लाइन। ठीक है, अब ये लाइन हमारे पास कौन सा लाइन है, कॉन्साइडिंग लाइन। जब कॉन्साइडिंग लाइन है तो कॉमन पॉइंट बताओ जरा कितना होगा। अब इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, और ये देखो अब कॉमन पॉइंट्स हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको पता है कि कोई भी लाइन जब बनता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बनता है। ऐसा ही कुछ बनता है हमारे पास, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके हमारे पास लाइंस बनता है। अब देखो जब नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट है किसी लाइन पे और वो दोनों लाइन एक दूसरे के कॉन्साइड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट। ठीक है, मतलब बहुत सारा कॉमन पॉइंट होगा इसमें। अब हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते इस पर, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब देखो अब जब इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट हुआ, तो जब मेनी कॉमन पॉइंट तो कितने सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और y की भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। मतलब x और y का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ x की वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ y की वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ भी देखो हमारे पास क्या था, इस वाले केस में x की एक ही वैल्यू थी और y की एक ही वैल्यू थी। इसमें कितना है, x की सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू हो उसको, इनफाइनाइट वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ, तो इसमें एक आ जाएगा। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, इसमें भी y की भी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। अब आता है तीसरा कंडीशन, मान लो कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइडिंग के बदले हमारे पास क्या आ जाए, दोनों का दोनों लाइन पैरेलल आ जाए। चलो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इस लाइन सिर्फ लिखे हुए को मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा केस लेकर आते हैं, तीसरा केस। अब तीसरा केस क्या कह रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये है हमारे पास लाइन 1 और ये है हमारे पास लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 का जो हमारे पास इक्वेशन बन के आया वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आया। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, बोथ लाइंस आर पैरेलल देखो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो हमारे पास, अब इसमें जरा कॉमन पॉइंट दिखाओ कितना है, एक भी कॉमन पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। अब जब कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास जब कॉमन पॉइंट नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, तो हम यहां लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी जितने कॉमन पॉइंट होंगे, मतलब जितनी बार हमने एक बार एक्सरसाइज में पढ़ाया था क्या, कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक बार हमने बताया था। ठीक है, अब देखो इसमें ये कंडीशन नहीं लगेगा, बट एक रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे लिए थोड़ा इसके लिए इजी हो जाएगा कि क्या, कि देखो जितना कॉमन पॉइंट होगा, मतलब जितना यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन, कोइंसाइडिंग लाइन है तो मेनी सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या हो जाए, पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चलो अब इसी पे हम देख लेते हैं कि जो हमने 3 एग्जाम्पल जो हमने किया था, 3 एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 3.1 में किया था, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, उसका क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, चलो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा में करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना हम लोग को। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो देखे थे हम लोगों ने, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का ग्राफ कैसे बना था, ये हमारे पास क्या था, x
और ये था y, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल का अगर हम देखें तो पहला जो केस था वो हमारे पास कैसे गया था, ऐसा गया था यहाँ से 0 0 से, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट देख रहे थे वो कुछ ऐसा आया था, ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, तो दूसरा केस हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो क्या कह रहा था हमारे पास कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था हमारे पास कि दोनों का दोनों लाइन क्या कर रहा था, एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा था। मतलब ये एक लाइन था और सेम इसी पे दूसरा भी लाइन था, ये दूसरा भी लाइन, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ध्यान रखना, स्केल से बनाना, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था, ठीक है। अब देखो तीसरे की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीसरा क्या था, एग्जाम्पल नंबर 3। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमारे पास दोनों का दोनों क्या था, एक दूसरे के पैरेलल लाइन थे, ठीक है। अब देखो ये था हमारे पास कौन सा, लाइन 1 का, लाइन 2 का, ये लाइन 1 इसी में है, लाइन 2 भी इसी में है, ठीक है। ये लाइन 1 का था, ये लाइन 2 का था। अब जरा बताओ खुद से कि किस में कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में पूछा जाए कि हमने उसमें सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ हमने ग्राफ कर दिया था, ज्योमेट्रिकली हमको सिर्फ इक्वेशन बना के और ग्राफ पे प्लॉट कर देना था, दैट्स इट। अब हमको मान लो कि आंसर बताना हो तो हम क्या बताएंगे, तो चलो देखो अब इसमें देखो हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट हैं, हमारे पास एक ही कॉमन पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक y की कहीं वैल्यू एक आ रही है और एक x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है, मतलब x का भी एक ही वैल्यू आ रहा है, y का भी एक ही वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या, मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और एक ही सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस के लिए निकलेगा कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में देखो दोनों का दोनों क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो कॉन्साइड है मतलब क्या, हमारे पास मेनी, चलो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हो जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब समझ में आया कि हमने क्यों किया उसको, ठीक है। तो अगर एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा, किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगा तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। और हमारे पास क्या, अगर दोनों का दोनों क्या होगा, कॉन्साइड करेगा एक दूसरे पे, तो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, हमारे पास मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और हमारे पास दोनों अगर पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। देखो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है इससे आगे, हमको जैसे कि देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के बारे में अगर हमको पढ़ना है, उसको हम कहते हैं कंपेयरिंग रेशियो टेक्निक्स, ठीक है। तो अब कंपेयरिंग रेशियो टेक्निक्स में हम कैसे लेकर चलते हैं, उसको कैसे करते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमको पढ़ना है कंपेयरिंग रेशियोज टेक्निक्स, कंपेयरिंग रेशियो टेक्निक, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग रेशियो टेक्निक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म इक्वेशन का होता है वो पहले क्या होता है। तो देखो हमारे पास जनरल फॉर्म देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अगर रेशियो देखें, कंपेयरिंग रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F क्या A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको हर एक चैप्टर में पड़ेगी, ठीक है। चलो अब मान लो कि हमारे पास एफ A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2 हुआ, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस केस के लिए हम क्या कहते हैं, तो ये जब भी आएगा A1 बाई A2, मान लो कोई भी दो इक्वेशन दे दिया हमारे पास, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 5 और ये 5y प्लस 6,
ठीक है। अब मान लो a1 हमारे पास है कितना 1 1 और a1 बाई a2 कितना 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो जरा यहाँ पे 2/5 क्या हमारे पास ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इज इक्वल टू, ऐसा कुछ इक्वेशन दे दे तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, उसको कैसे इक्वेशन निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा जब भी इक्वेशन आएगा तब हम क्या कहेंगे कि ये बोथ जो लाइन होगा वो क्या देगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन देगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो हमारे पास लाइन कैसा होगा, तो लाइन भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि जब यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, तो मतलब हमारे पास लाइन कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास किस में होता है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन में, मतलब ऐसा कभी भी केस आया, मतलब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आया, मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब चलो सेकंड केस पे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट, चलो इफ़ तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये इफ़ ऊपर है, ये फर्स्ट केस था। अब इसके सेकंड केस पे चलते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्या हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये तीनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो जब तीनों इक्वल आ जाए तब क्या होगा, अब देखो जब तीनों इक्वल आएगा तो मतलब क्या, लाइन जो होगा वो एक ही जैसा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि जब तीनों इक्वल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास लाइन्स क्या करती हैं, कॉन्साइड करती है, तो मतलब हमारे पास लाइन कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्साइडिंग लाइन, कॉन्साइडिंग लाइन, ठीक है। अब ये लाइन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्साइडिंग लाइन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास दो हो गया। अब देखो पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कॉन्साइडिंग, तीसरा एक पैरेलल का होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से कोई भी गेस कर लेगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन देखो, तो तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कोई कंडीशन आया तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। चलो ये तीन हो गए। अब देखो इसी पे जो हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 किए थे, तो अभी अभी हमने इसके पहले क्या देखा कि जो हमारे पास पहला इक्वेशन था, एग्जाम्पल नंबर 1 था, वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास कैसा था, एग्जाम्पल नंबर 2 था इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन था, मतलब हम इसको कहें तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना था, इनफाइनाइट था। और एग्जाम्पल नंबर जो 3 था उसमें नो सॉल्यूशन था, ठीक है। अब इस फॉर्मेट से निकाल के देखते हैं कि उसका जो आंसर था क्या ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ उसको करना ज़रूरी नहीं है, इसका करने का मतलब एक ही है कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, ठीक है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को फिर दोबारा उठा के लाएं और यहाँ पे समझाएं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम थोड़ा जाएगा, लेकिन एक बात याद है कि अगर जैसे इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ और बताना है, ठीक है। अब वो है क्या, अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, जब क्वेश्चन में चलेंगे ना, एग्जाम्पल के अलावा अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाएं, एग्जाम्पल में तो शायद नहीं है ऐसा पूछा हुआ, लेकिन जैसे एक्सरसाइज में जाओगे वहाँ हमारे पास 2 वर्ड पूछता है कि बताओ कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक हमसे पूछता है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर क्या ये इनकंसिस्टेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो एक बात याद रखना, वो भी हमको यहीं से मिलेगा,
इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का जो हम पता लगाएंगे वो भी कहाँ से लगाएंगे, इसी वाले फॉर्मेट से लगाएंगे। तो देखो ध्यान से कि जैसे कि अगर हम देखें तो जो ये वाला दो पार्ट है, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये जो हमको देता है वो क्या देता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इस वाले की थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया, ये होता है हमारे पास क्या, दो जो ऊपर वाला है वो होता है कंसिस्टेंट, और जो लास्ट वाला है जो कि क्या करता है, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कभी भी जब तुम नोट्स बनाना ना, तो जब अभी जो मैंने ये वाला बताया जहाँ लिखने के लिए, इसके बाद जो लिखते आ रहे हो इसी के जस्ट सामने किसी रेड पेन से या फिर हमारे पास ब्लैक पेन से कुछ अलग से लिख लेना कि हमको ये दिखते रहे, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक बार इसको समझ तो लेते हैं लेकिन ये वाला पार्ट नहीं समझ पाते हैं, और उनसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का पता कैसे चलेगा कि हम इसी को देखेंगे। इफ़ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो गया तब भी कंसिस्टेंट है, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो गया तो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास a1/a2 b1/b2 इक्वल हो गया और c1/c2 नॉट इक्वल हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये कि हमारे पास ये जो दो लाइन देगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला, वो क्या देगा, कंसिस्टेंट देगा, और हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब चलो एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में इक्वेशन देखो जरा क्या है। इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन था हमारे पास 2x माइनस 4y था ना, सॉरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये वाला इक्वेशन था। अब एक बात बताओ कि इसमें सिंपल सा बताना है हमको कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, वो बताओ। और देखो इतना हमसे सिर्फ इतना ही बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि तुमको ये भी बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम उसको भी करके लेकर चलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास यही प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 कर दो यहाँ पे पहले, तो जैसे हम इसको यहाँ 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कंपेयर देख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लगते हैं करने a1/a2 b1/b2, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पैटर्न को लेकर चलो, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ऑन कंपेयरिंग अब देखो ऑन कंपेयरिंग बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब देखो a1 से कंपेयर करो इसको, तो a1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 1, b1 कितना निकल गया, b1 हमारे पास कितना माइनस का 2, c1 कितना निकल गया, c1 निकल गया हमारे पास कितना 0, c1 0 निकल गया, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारे पास कौन सा a2 देखो जरा हमारे पास कितना है 3, a4 सॉरी b2 कितना है, b2 है हमारे पास 4 एंड c2 कितना है। अब देखो 20 जब इधर जाएगा तो माइनस का 20, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, c2 हो गया हमारे पास कितना माइनस का 20, ठीक है। अब चलो अब इस वाले किस वाले पैटर्न पे रखना है हमको, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब देखो अभी इसको लिख देंगे पूरे से, ठीक है। अब देखो उसी वाले पे हमारा ये वाला बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालो, तो a1 हमारे पास कितना है 1 और a2 कितना है 1/3 निकल गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही b1/b2 निकालो, तो b1 हमारे पास कितना है, b1 को देखो b1/b2 देखोगे तो हमारे पास b1 कितना है माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4, तो मतलब 1 2 जा 4 मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल गया माइनस का 1/2। अब जरा देखना हमारे पास a1/a2 निकला 1/3 और b1/b2 निकला माइनस का 1/2, तो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि देयरफॉर
A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज मैं ये सिर्फ क्या करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस हमारे पास यूनिक इक्वेशन जो होगा उसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो एक हमने अपनी तरफ से ऐड किया था, क्या ऐड किया था कि हमको ये भी बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कौन सा था, कंसिस्टेंट लाइन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि देयर इज अ कंसिस्टेंट लाइन प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से ऐड करके किए थे, ठीक है। चलो अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन भी चलो देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिर्फ इतना ही मिटा रहे हैं, दूसरा इक्वेशन यही कर देंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास कौन सा था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास। अच्छा चलो इसको ना डायरेक्ट इधर अपने उठा के कर ही लो, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो ऑन कंपेयरिंग, इसका सॉल्यूशन लिखो। तो देखो ऑन कंपेयरिंग अगर देखें, ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 देखो। अब देखो इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि यहाँ पे सिर्फ अब A1x B1y C1 नहीं लिखना पड़े, ठीक है। हमको डायरेक्ट यहीं से कंपेयर करके हमने लिख लेना है, ठीक है। तो A1 हमारे पास कितना निकल जाएगा, देखो 2, B1 कितना निकल जाएगा हमारे पास 3, एंड C1 कितना निकल जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। A2 कितना निकल जाएगा हमारे पास 4, B2 कितना निकलेगा हमारे पास, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस का 18, ये निकल गया, ठीक है। अब वैल्यू रख लो जरा, देखो तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, देयरफॉर A1 बाई A2, तो A1 हमारे पास कितना है 2/4, A2 हमारे पास 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2, ठीक है। अब सिंपल सा देखो हमारे पास क्या निकलना है, B1 बाई B2, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, B1 देखो, B1 कितना है हमारे पास 3, और हमारे पास B2 कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। अब C1 बाई C2 निकालो, तो देखो अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 अगर यही नॉट इज इक्वल टू आ गया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल आ रहा है तो फिर तीसरा निकालना जरूरी है, ठीक है, कंपल्सरी है निकालना, ठीक है। तो C1 बाई C2 की बात करें तो C1 हमारे पास कितना है, माइनस का 9, और C2 कितना है, माइनस का 18, तो माइनस से माइनस खत्म, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/2। वाह क्या बात है, आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों का तीनों इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या था, जब तीनों ही इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हम अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ऐड किया था, वो क्या था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तीनों इक्वल है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तीसरे वाले इक्वेशन पे चलते हैं। तो तीसरा इक्वेशन हमको ऑलरेडी ऐसे ही हमको गेस हो गया होगा कि जब हमारे पास तीसरे इक्वेशन में क्या था। अब सुनो एक सेकेंड, यहाँ पे एक और बात। अब देखो ये तीनों इक्वल क्यों आया, जब एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहे थे उस समय भी हम समझाए थे। हमारे पास इक्वेशन जरा ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 है। ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें से जरा 2 कॉमन करो, इक्वेशन 2 में से 2 कॉमन करो, क्या आया, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग शुड बी 0, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये हो गया 0, तो मतलब ये हट गया, यहाँ से हट गया। अब जरा देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है, चलो बीच में से जरा इसको हटा देते हैं पहले एक बार।
इस इक्वेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम इक्वेशन सेम हमारे पास है। तो जब सेम है तो जो ग्राफ बनेगा तो सेम ही लाइन बनेगा, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन जब सेम तो ग्राफ भी लाइन भी जो होगा वो भी सेम होगा। जब ग्राफ का लाइन सेम तो मतलब हमारे पास ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों का दोनों इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों का दोनों एक दूसरे पर लाइन क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला जल्दी से कर लेते हैं। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? x + 2y माइनस का 4 और दूसरा क्या है? 2x + 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो इसको फटाक से करो। ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a1 1 है, अच्छा a2 कितना है? 2, b1 कितना है? 2, b2 कितना है? 4, c1 कितना है? माइनस का 4, c2 कितना है? माइनस का 12। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम a1/a2 करें, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं आज, a1/a2 करें, ठीक है, तो a1/a2 करने से हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2। आप करो b1/b2, तो b1 हमारे पास है 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। अब करो c1/c2 क्या है हमारे पास? माइनस का 4 और माइनस का 12, माइनस से माइनस खत्म, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। अब देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दोनों इक्वल है, तो मतलब हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे हो जाएगा क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे। तो जब नो सॉल्यूशन तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? इनकंसिस्टेंट। अब ये ऐसा जो 3 एग्जाम्पल हमने जो किया था, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल और है, उसको करते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो हो सकता है ये ना बहुत थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, तो इसके पहले एक पार्ट जाएगा, इसके बाद दूसरा पार्ट जाएगा, तो दोनों ही पार्ट को जाके देख लेना, और दोनों का दोनों क्या होगा कि एक प्लेलिस्ट में बन के आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि सॉल्यूशन देख के सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं और छाप देते हैं। ये गलत बात है। सॉल्यूशन देख के मत छापो सिर्फ, ठीक है, ये तुम्हारे माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देखोगे और सिर्फ छाप लोगे ना, मतलब क्या होगा कि तुम्हारा माइंड शार्प नहीं होगा। तुम अभी तो सॉल्यूशन यहाँ देख के छाप लोगे, या फिर इंस्टाग्राम से हमारे पास जाके वहाँ से सॉल्यूशन देखोगे, वहाँ से छाप लोगे, लेकिन अगर मान लो कि एग्ज़ाम में आ गया तो क्या करोगे? यहाँ तो सॉल्यूशन देख के छाप रहे हो। कोशिश करो कि खुद से प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन देखो और उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। ठीक है, तो पहले क्या करो, जैसे वीडियो में यहाँ सॉल्व करने आ जाता हूँ, इंट्रोडक्शन का वीडियो खुद से देखो। उसके बाद क्या करो कि जाओ एक्सरसाइज को सॉल्व करने, तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व होता है वेल एंड गुड, उसके बाद आके यहाँ पर चेक कर लो वीडियो देख के कि क्या वो सही है या नहीं। अगर नहीं तो फिर दोबारा वीडियो देख के सॉल्व करो। ठीक है, और ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस तुम दूसरे मेथड से कर सकते हो, मैं दूसरे मेथड से कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से हो। ठीक है, अगर यहाँ पैटर्न नहीं बोला है, जैसे कि अभी अभी हमने क्या बोला कि ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड से हम निकाल लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, यूनिक सोल्यूशन वगैरह निकाल लेंगे। लेकिन अगर कह दिया कि रेशियो हमारे पास क्या है? कंपेरिजन रेशियो। ठीक है, रेशियो कंपैरिजन से हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? a1/a2 b1/b2 से ही निकालेंगे उसका आंसर। ठीक है, उसी से हम बताएंगे कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, कैसा है, हम उसी से बताएंगे। ठीक है, चलो तो अभी यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।